डेट है आज 5 अप्रैल 2021। आज हम 4 और 5 दोनों के करंट अफेयर देखेंगे इसमें। उसके बाद क्वेश्चन करेंगे लास्ट में, जो कुछ करंट अफेयर और स्टैटिक पोर्शन पे बेस्ड होंगे। आज के टॉपिक है न्यू इमिशन नॉर्म्स फॉर कोल फायर्ड पावर प्लांट्स। ये नॉर्म्स नियम बनाए, नॉर्म्स का मतलब है जी रूल्स या नियम। कोल फायर्ड पावर प्लांट के लिए क्या नियम है, ये इसे देखेंगे। जेसीपीओआ न्यूज़ में इसे कई बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम। ईरान डील भी बोलते हैं इसे, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। फिर न्यूज़ में इसको डिस्कस करेंगे हम। इससे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ भी चुका है। इंडिया एंड ऑयल इंपोर्ट, ये अभी न्यूज़ में है जी, कहाँ से इंडिया कितना ऑयल इंपोर्ट करता है इसे देखेंगे। पर्सिस्टेंट वायरल शेडिंग क्या है, न्यूज़ में है, ये डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, इंडिया ने एक पॉलिसी बनाई है रेयर डिसीज़ के लिए, नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिसीज़ 2021, इसे डिस्कस करेंगे। हरियाणा ने जो हरियाणा कोटा लॉ बनाया था वो इम्प्लीमेंट होने वाला है, इसे डिस्कस करेंगे। हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कोड, ये क्या है, इसे शॉर्टकट में HSN कोड भी बोलते हैं, ये न्यूज़ में है, डिस्कस करेंगे। नासाज का इनसाइट लैंडर, ये न्यूज़ में, इसे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टॉपिक क्या है, न्यू इमिशन नॉर्म्स फॉर कोल फायर्ड पावर प्लांट्स। कोल फायर्ड प्लांट्स यानी कि थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट होते हैं जो बिजली बनाते हैं जी, पावर प्रोड्यूस करते हैं कोयला यूज करके। कोल का मतलब है कोयला, कोयला जला के ये बिजली बनाते हैं। इनके लिए गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी नॉर्म्स बनाए, न्यू इमिशन नॉर्म्स। इमिशन का मतलब है इनसे जो उत्सर्जन होता है, उत्सर्जन का मतलब है जो इनसे, जैसे ग्रीन हाउस गैस होती है या कोई पॉल्यूटेड गैस होती है, जैसे SO2 हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड, जिन्हें कोयला को जलाने से जो SO2 निकलती है, उसके लिए ये नियम बनाए हैं अभी। ये 2017 में गाइडलाइंस रखी थी इंडिया ने सबसे पहले, 2017 में, थर्मल पावर प्लांट के लिए। थर्मल पावर प्लांट अभी हमने डिस्कस किया जो कोयला यूज करके बिजली बनाते हैं। तो इनमें कहा था कि FGD यूनिट इंस्टॉल करनी है इन पावर प्लांट को जो बिजली बनाते हैं। FGD यूनिट का मतलब है फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन। ये क्या काम करता है, ये करता है जी टू कट इमिशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। जो SO2 निकलता है ना कोयला को जलाने से, ये एक क्या है, बहुत ही खतरनाक गैस होती है जी, जिसकी वजह से जो एसिडिक रेन होती है ना, एसिड रेन भी बोलते हैं, अम्लीय वर्षा भी बोलते हैं हिंदी में, उसके लिए बहुत ज़्यादा ये मतलब मेन रिस्पॉन्सिबल गैस होती है जी SO2। ये पॉल्यूटेड गैस होती है, इन्वायरमेंट को पॉल्यूशन मतलब बढ़ाती है, इंक्रीज करती है इन्वायरमेंट में। तो इसको कम करने के लिए, इसका एमिशन जो उत्सर्जन होता है, निकलती है SO2 गैस कोयला के जलाने से, इसको कम करने के लिए ये एक प्रोसेस है फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन यूनिट। तो इनको इंस्टॉल किया जाए, लगाया जाए थर्मल पावर प्लांट में, ऐसा 2017 में गाइडलाइंस पास की थी गवर्नमेंट ने। लेकिन ये अभी पोस्टपोन कर दिए कि 2020 तक ये लागू करनी है। अब न्यू ऑर्डर है जो अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग क्या है, जैसे न्यू दिल्ली के पास जो भी या पॉपुलस रीजन है, मतलब ऐसे रीजन है, ऐसे एरिया है जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, या फिर न्यू दिल्ली के पास कोई पावर प्लांट है ऐसा थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट जो बिजली बनाता हो, तो उन्हें कंप्लाई होना है 2020 तक, मतलब 2022 तक उन्हें ये नियम कानून जो नए नॉर्म्स बनाए उन्हें मानने पड़ेंगे 2022 तक। और जो बाकी के एरियाज हैं जहाँ पे मान लो पॉपुलेशन बहुत है, कम है, बहुत कम है, लेस पॉल्यूटिंग एरियाज, जहाँ पे पॉल्यूशन भी कम है और जहाँ पे पॉल्यूशन भी कम है, उन एरियाज में क्या है 2025 तक ये रूल मानने हैं। तो ये नियम बनाए, इसके लिए एक टास्क फोर्स बनाएगा सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जी एक टास्क फोर्स बनाएगा जो ये जांच करेगी, और इन पावर प्लांट है उन्हें 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देगी। किसके बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन टू कंप्लाई विद इमिशन नॉर्म्स, मतलब उनकी कहाँ पे लोकेशन है, उस लोकेशन के हिसाब से, जैसे पॉल्यूटेड एरियाज़ में या नॉन पॉल्यूटेड एरियाज़ में है, या फिर ज़्यादा पॉपुलेशन वाले एरियाज़ में या कम पॉपुलेशन वाले एरियाज़ में, इसके बेस पे वो कर देगी इनका कैटेगराइज 3 कैटेगरीज में। और अगर कोई मान लो कंपनी है जो बिजली प्रोड्यूस करती है, थर्मल पावर प्लांट है जो बिजली बनाता है, पावर प्रोड्यूस करता है, वो नियम नहीं मानता है, इन केस ऑफ नॉन कंप्लाइंस, मतलब वो रूल्स वगैरह जो नॉर्म्स बनाए ये नहीं मानेगा, तो उस पर पेनल्टी लगेगी जी, कितनी, 0.20 फॉर एवरी यूनिट। मतलब जितनी यूनिट प्रोड्यूस करेगा ना बिजली, मान लो 1 यूनिट करी, 100 यूनिट करी, तो 0.2 उस पर जी फाइन लगेगा रुपए का। तो ये आपको याद रखना है बस। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी JCPOA। ये क्या है, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, इसे ईरान डील के नाम से भी जानते हैं। ये न्यूज़ में अभी इसलिए क्योंकि USA और ईरान ने दोबारा ये स्टार्ट करने का प्लान बनाया है कि वो इस डील को दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि इस डील में क्या है, 2018 में डोनाल्ड ट्रंप थे पहले प्रेसिडेंट USA के, तो इस डील से बाहर हो गए थे।
इशू यही है जी, 2018 में यूएस से आउट हो गया था, ट्रंप ने इस डील से निकल गए थे। क्यों? क्योंकि ईरान पे ये लगाया था, आरोप लगाया था, एलिजिड किया था ईरान को कि ईरान इस डील को मान नहीं रहा है, ईरान डील को। तो इस वजह से यूएसए ने आउट कर लिया था अपने आप को, पुल्ड आउट कर लिया था, मतलब विदड्रॉ कर लिया था जी, निकल गए थे इस डील से। और ईरान पे सैंक्शन लगा दिए थे। सैंक्शन का मतलब है जी प्रतिबंध, जैसे ट्रेड करना बंद कर देना, या फिर यूएसए की कोई अलाइज कंट्री है, अलाइज का मतलब है जी कोई साथी कंट्री है, साथी कंट्री है उसकी, तो उनको भी रोक कह दिया था कि आप भी इनसे डील नहीं करोगे, वरना हम आपसे भी कोई डील नहीं करेंगे, ट्रेड नहीं करेंगे। तो इस तरह से सैंक्शन लगा देते हैं। इसके रिस्पॉन्स में ईरान ने क्या कर दिया था, यूरेनियम का इनरिचमेंट करना स्टार्ट कर दिया था और सेंट्रीफ्यूजेस बनाना स्टार्ट कर दिया था। और उसने ये कहा था हम ये न्यूक्लियर डेवलपमेंट के लिए कर रहे हैं, मतलब सिविलियंस यूज के लिए कर रहे हैं, सिर्फ बिजली बनाने के लिए, पावर बनाने के लिए यूज में करेंगे इसका, हम मिलिट्री पर्पज से नहीं करेंगे, मतलब कोई न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएंगे, ईरान ने ऐसा बोला। तो ईरान ने अपना, अब ईरान का जो मूव्स है जी उसने प्रेशर इंक्रीज कर दिया जो, और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन था, वर्ल्ड पावर थी, तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने जब सैंक्शन लगाया इस पर, ईरान ने अपना ये इनरिचमेंट शुरू कर दिया। और जो यूएस के अलाइज थे उन पे प्रेशर बढ़ गया, या फिर जो वेस्ट एशिया की कंट्री थी यहाँ पे, वेस्ट एशिया पे जैसे इजराइल हो गया जी, या फिर सऊदी अरबिया हो गया, तो इनकी क्या है, ईरान के साथ दुश्मनी चलती रहती है, तो इन पे प्रेशर इंक्रीज हो गया कि ईरान कहीं न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेगा तो इनके लिए खतरा हो सकता है। डील ये था जी, ईरान डील हुई थी, उसके बारे में देखो तब समझ आएगा ईरान डील क्या थी, इसके बारे में समझो। ईरान डील को ईरान न्यूक्लियर डील बोलते हैं, या फिर जेसीपोआ, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। ये क्या है, 2015 में जी ये एक डील हुई ईरान और P5+ नेशन के बीच में। P5 क्या है जी, परमानेंट 5, जो यूनाइटेड नेशन के परमानेंट 5 नेशन है ना, आपको पता ही होगा यूनाइटेड नेशन के 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 नॉन परमानेंट होते हैं, मतलब ये 2 साल के लिए इलेक्ट होते हैं सिर्फ, और परमानेंट मेंबर है 5, वो हमेशा इसके परमानेंट मेंबर ही रहते हैं, उनके पास वीटो पावर है। वीटो पावर का मतलब है कोई भी डिसीजन लेगा तो एक कंट्री उसको वीटो लगा सकता है, उससे रिफ्यूज कर सकता है नियम कानून बनाने से। तो P5 नेशन कौन कौन से हैं परमानेंट नेशन यूनाइटेड नेशन के, चाइना, फ्रांस और रसिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स, ये 5 नेशन है जी P5 में। और 1P+1 का मतलब है 1 यहाँ पे जर्मनी से रिलेटेड है, जर्मनी परमानेंट नेशन नहीं है, ये इसने भी P5+1 जर्मनी ने ये डील की ईरान के साथ 2015 में। इसने डील ये किया जी, यूरोपियन यूनियन भी इसमें साथ था, इस साथ दिया बाद में, इसने कहा कि ईरान क्या है अपने न्यूक्लियर जो पावर बनाने के लिए एग्रीड हो गया, वो क्या है, यूरेनियम का एनरिचमेंट नहीं करेगा। यूरेनियम एक मेटल होती है जी जो पावर प्लांट में यूज होती है, न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज होती है पावर बनाने के लिए, बिजली बनाने के लिए, और इससे बॉम्ब भी बनाए जा सकते हैं। तो इसमें यही रखा था कि आप एक पर्टिकुलर परसेंटेज रखी थी कि इतनी परसेंट से ज़्यादा आप यूरेनियम का एनरिचमेंट नहीं करेंगे। यूरेनियम जो मेटल है जी, यूरेनियम का एनरिचमेंट का मतलब है कि यूरेनियम को क्या है, एक सेंट्रीफ्यूजिस टाइप होती है जी, जैसे सेंट्रीफ्यूजिस एक बोतल टाइप, ऐसे कुप्पी टाइप होती है जी, बोतल टाइप, इसमें रख के जी इसे स्पिन करते हैं यूरेनियम को। स्पिन करने का मतलब है रोटेट, बहुत ज़्यादा इसे मतलब स्पीड में स्पिन करते हैं, उसकी वजह से क्या है, यूरेनियम अगर 20% से ज़्यादा इसका इनरिचमेंट हो गया ना, इसे बहुत ज़्यादा रोटेट किया और यूरेनियम का 20% से ज़्यादा इनरिचमेंट हो गया, तो इससे क्या है, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाए जा सकते हैं यूरेनियम से। और 20% से नीचे है तो ये न्यूक्लियर पावर के लिए यूज़ हो सकती है, नाभिकीय ऊर्जा यानी कि बिजली बनाने के लिए यूज़ हो सकती है। तो ईरान को यही इस डील में रखा था, आप 20% से ज़्यादा नहीं रखोगे, न्यूक्लियर बम बनाने के लिए यूज़ नहीं करोगे, ना ही आप यूरेनियम को इनरिच करोगे, ना ही सेंट्रीफ्यूजेज हैं उनको स्टोर करोगे। सेंट्रीफ्यूजेज वही है जी जो न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज होती हैं, ये बोटल सी जिनमें यूरेनियम का इनरिचमेंट किया जाता है, कि उनको आप स्टोर करके नहीं रखोगे एक लिमिट से ज़्यादा। तो ये सब इस डील में था। अब कंसर्न क्या है, देखो जी, अब कंसर्न ये है 2018 में तो किसने, यूएसए ने विदड्रॉ कर दिया है इस डील से, और फिर यूरेनियम का इनरिचमेंट स्टार्ट कर दिया ईरान ने। अब उसके बाद अब जो नए प्रेसिडेंट बने यूएसए के, उन्होंने बोला जो बाइडेन ने कि हम ईरान के साथ डील करेंगे और सैंक्शन हटाएंगे और आप ईरान ये डील को माने और यूरेनियम का इनरिचमेंट ना करें। अब 2020 में ईरान ने और इंक्रीज कर दिया था यूरेनियम, क्यों, क्योंकि 2020 में जनवरी में डॉन स्ट्राइक कर दी थी जी, किस पे, ईरान के आर्मी है, आर्मी उससे बोलते हैं इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड कॉर्प्स, इसके कमांडर थे जनरल कमांडर कासिम सुलेमान, इनको मार दिया था, मतलब डॉन स्ट्राइक से। डॉन का मतलब आप जानते हो ना, बिना आदमी के चलने वाला हेलीकॉप्टर, ऑटोमेटिक चलता है जो, एक तरह से
उससे स्ट्राइक कर दी थी, मतलब हमला कर दिया था कासिम सुलेमान पे, और इनकी मतलब मृत्यु हो गई, डेथ हो गई। तो ईरान ने इसके बाद कहा कि हम JCPOA में जो डील है उससे बाहर आएंगे और अपने यूरेनियम इनरिचमेंट करेंगे उस डील से ज़्यादा। तो इस तरह से JCPOA जी कोलैप्स हुआ। उसके बाद क्या है, ईरान भी नॉर्थ कोरिया की तरह, नॉर्थ कोरिया को आप जानते होंगे, चाइना के साइड में एक कंट्री है, वो भी न्यूक्लियर बॉम्ब बनाती है जी, किसी की भी नहीं मानती, और वहाँ पे ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट है। अब देखो इंडिया के लिए क्या सिग्निफिकेंस है इस डील के। देखो अगर मान लो ईरान और USA के बीच में ये डील दोबारा से स्टार्ट हो जाती है, और जो USA है वो सैंक्शन हटा देता है, प्रतिबंध हटा देता है ईरान पे से, तो फिर क्या है, इंडिया को भी फ़ायदा होगा, क्योंकि इंडिया को भी डील से मना किया हुआ है ईरान के साथ। तो ईरान के साथ फिर ये चाबार फोर्ट है ईरान में, और बंदर अब्बास पोर्ट है ईरान में, तो उनको डेवलप कर सकता है इंडिया। और ये चाबार पोर्ट को ईरान के साथ मिलकर डेवलप भी कर रहा है इंडिया। तो वहाँ पे रीजनल कनेक्टिविटी इंप्रूव हो सकती है इंडिया की, क्योंकि अफगानिस्तान में जा सकता है ईरान के जरिए, और अफगानिस्तान में हमारे रिलेशन आपको पता है अच्छा ही है। दूसरा, जो चाइना है ग्वाडर पोर्ट को डेवलप कर रहा है, पाकिस्तान का है जी ग्वाडर पोर्ट, उसको डेवलप कर रहा है, तो उसकी प्रेजेंस को न्यूट्रलाइज कर सकता है इंडिया चाबार पोर्ट पे अपनी प्रेजेंस रख के। मतलब वहाँ पे चाहे मान लो ये जी अपना हिंदुस्तान, ठीक है, यहाँ पे पाकिस्तान आपको पता है, पाकिस्तान के बाद यहाँ पे ईरान आता है, यहाँ पे चाबार पोर्ट है, और यहाँ पे कहीं ग्वाडर पोर्ट है। तो चाइना यहाँ पे प्रेजेंस है, ग्वाडर पोर्ट को डेवलप कर रहा है चाइना पाकिस्तान को, और ये अगर चाबार पोर्ट पे इंडिया की प्रेजेंस रहेगी, इंडिया रहेगा यहाँ पे, तो इसकी चाइना की एक्टिविटी को इस पे देखभाल कर सकता है, एक तरह से सर्वेलेंस, तो काउंटर कर सकता है जी इसकी एक्टिविटीज़ को। नेक्स्ट क्या फ़ायदा होगा जी, रिस्टोरेशन ऑफ पीस बिटवीन US और ईरान हेल्प इंडिया टू प्रोक्योर चीप ईरानियन ऑयल। अगर मान लो जी इंडिया को फ़ायदा होगा अगर US ईरान दोबारा से ये डील कर लेते हैं, तो इंडिया क्या है, ईरान से चीप ऑयल इंपोर्ट कर सकता है, और जो कि इसकी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए इम्पोर्टेंट है। ऑयल मतलब अभी क्या है, ऑयल भी वो कम खरीदता है ईरान से, क्योंकि US ने सैंक्शन लगा रखे हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट पे जी, इतना ही था इसमें। नेक्स्ट है हमारा ऑयल, इंडिया एंड ऑयल इंपोर्ट। इंडिया एंड ऑयल इंपोर्ट क्या रिपोर्ट है जी अभी ये, इंडिया वर्ल्ड में थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर है ऑयल का, याद रखना लार्जेस्ट नहीं है, थर्ड लार्जेस्ट है कंज्यूमर, मतलब सबसे जो तीन मतलब सबसे टॉप के नेशन है जो यूज करते हैं ऑयल को, डीजल या पेट्रोलियम को, पेट्रोल या डीजल को, तो इंडिया थर्ड नंबर पे आता है। और कितना इंपोर्ट करता है जी, इंडिया की जितनी डिमांड है उसका 85% तक इंपोर्ट करता है, मतलब बाहर देशों से आयात करता है इंडिया टोटल जितनी भी ऑयल नीड है इंडिया की। तो एक तरह से मिडल ईस्ट से कितना करता है, मिडल ईस्ट कंट्री है जी, जैसे ईरान हो गया, इजराइल हो गया, या फिर ये आपके कुवैत हो गया, सऊदी अरबिया हो गया, ये मिडल ईस्ट की कंट्री बोलते हैं इन्हें। ये कंट्री हैं जी, इनसे 60% तक अपनी ऑयल डिमांड पूरी करता है इंडिया। उसके बाद ये लैटिन अमेरिका, अफ्रीका से भी डिमांड पूरी करता है। और अभी रिसेंट टाइम में इंडिया ने सबसे ज़्यादा ऑयल कहाँ से इंपोर्ट किया, अगर एक कंट्री की बात करें, सिर्फ वन कंट्री की, तो सबसे ज़्यादा क्या है जी, USA से। याद रखना ये ऑयल इंपोर्ट USA से सबसे ज़्यादा किया है। और न्यू एक कंट्री है जी, उससे भी ऑयल इंपोर्ट किया है, गुआना से। गुआना से भी क्या है, यहाँ पे इंडिया का डायस्पोरा रहता है। डायस्पोरा का मतलब होता है जो इंडिया के लोग बाहर विदेशों में जाके बस जाते हैं, उसे डायस्पोरा बोलते हैं। और इसकी वजह से क्या है जी, हाउएवर ड्यू टू द ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी, मतलब जो मिडल ईस्ट रीजन है इंडिया के करीब है और US से बहुत दूर है इंडिया से, तो मिडल ईस्ट के पास होने की वजह से क्या है, इसका जो फ्रेट रेट है वो कम रहेगा अगर इंडिया यहाँ से ज़्यादा इंपोर्ट करेगा। फ्रेट रेट का मतलब है जी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, एक तरह से आप मान लो, अगर शिप में मान लो ये जी अपना हिंदुस्तान, यहाँ पे ये एशिया है, और US से कहीं इधर जाके होगा अफ्रीका के बाद, समझ रहे हो, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। तो मिडल ईस्ट, तो यहाँ पे अगर यहाँ से शिप से इंडिया मंगाएगा ऑयल तो कम फ्रेट रेट लगेगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम आएगी, लेकिन अगर USA से मंगाता है तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट आएगी ना। तो मिडल ईस्ट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी अपना परसिस्टेंट वायरल शेडिंग। ये कुछ नहीं है, बस इतना है, जिसी मान लो किसी को वायरस से इन्फेक्ट हो गया, या कोरोना वायरस का एग्जाम्पल हो जी, कोरोना वायरस से वो इम्पेक्ट हो गया, मतलब उसे कोरोना वायरस हो गया, डिसीज़ हो गई, उसमें वो वायरस क्या है, उसमें ख़त्म नहीं हुआ, उसमें बस क्या है, एक तरह से डिस्टेबलाइज हो गया, एक तरह से वो बॉडी में वायरस है, आपको कुछ बीमारी नहीं है, ठीक हो गए, वो अभी पैसिव मोड में है, एक्टिव मोड में नहीं है। तो ये 3 महीने तक रह सकता है ऐसा वायरस। उसकी वजह से क्या है,
किसी को डिसीज़ तो नहीं हो सकती, जैसे मान लो आपको कोरोना वायरस है आपकी बॉडी के अंदर, लेकिन आपकी बॉडी की वजह से दूसरे व्यक्ति को नहीं हो सकता, और ना ही आपको कोई सिम्टम दिखाई देंगे, मतलब लक्षण, और ना ही कोई बीमारी होगी। लेकिन 3 महीने के बाद ये क्या है, दोबारा से एक्टिव हो सकता है आपकी बॉडी में वायरस, और आपको दोबारा बीमार कर सकता है। और इसी की वजह से जो होता है, वायरस आपकी बॉडी में होने की वजह से दोबारा आप बीमार हो जाते हो, तो इसी को बोलते हैं परसिस्टेंट वायरल शेडिंग। तो यही है जी इसमें, जैसे कोई पर्सन इन्फेक्ट है SARS-CoV-2 से, ये कोरोना वायरस है जी, इससे अफेक्ट है, तो क्या करता है ये वायरस, जब आपकी बॉडी में जाता है तो जो वायरल रिसेप्टर होते हैं उससे बाइंड हो जाता है। बाइंड होने का मतलब उससे चिपक जाता है, बन जाता है। वायरल रिसेप्टर होते हैं जी आपकी बॉडी में कुछ ऐसे सेल्स जो वायरल को अटैक करते हैं, वायरस को। जैसे अब जब भी बॉडी आपकी वायरस में मतलब आपकी बॉडी में वायरस जाता है, तो कुछ ऐसे रिसेप्टर होते हैं, कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो वायरस को अटैक करते हैं, उनके साथ चिपक जाते हैं ये वायरस। तो इससे जैसे मान लो पेशेंट रिकवर हो गया, तो अब क्या है, वायरस का बिल्कुल लो लेवल हो गया, लेकिन 3 मंथ तक आपकी बॉडी में वो प्रेजेंस रहेगी, 3 मंथ तक, 3 महीने तक। इसके बाद वो क्या है, पर्सन बीमार तो नहीं होगा, ना ही वो ट्रांसमिट करेगा डिसीज़ को किसी और पर्सन को, लेकिन अगर उसमें पता लगाया जा सके, उसमें टेस्ट किया जाए, उसका डायग्नोस्टिक की जाए, मतलब उसकी टेस्टिंग की जाए, तो वायरस को डिटेक्ट किया जा सकता है उसकी बॉडी में कि अभी भी वायरस है उसकी बॉडी में। तो इसकी वजह से जो परसिस्टेंस वायरस है, अभी आपकी बॉडी में वायरस है, उसकी वजह से दोबारा डिसीज़ डेवलप हो सकती है, दोबारा आप बीमार पड़ सकते हो, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं परसिस्टेंट वायरल शेडिंग। तो बस इतना ही है, देखो स्टेटमेंट में आ जाए यूपीएससी में, तो इससे बस सरप्राइज नहीं होना आपको। नेक्स्ट है नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिसीज़। ये अभी न्यूज़ में जब भी पास की है, तो इन्होंने इसको बहुत सारे जो केयर गिवर्स हैं, केयर गिवर्स का मतलब है जी जो पेशेंट की केयर करते हैं, मतलब हॉस्पिटल्स वगैरह, डॉक्टर्स वगैरह, उन्होंने इस पॉलिसी को क्रिटिसाइज किया है, एक तरह से डिससेटिस्फाइड है उससे, पॉलिसी से, जो पॉलिसी पास की है रेयर डिसीज़ के लिए, डिससेटिस्फाइड है, इससे संतुष्ट नहीं है, इसलिए अभी न्यूज़ में। अभी इस पॉलिसी में क्या, पहले 15 लाख रुपए दिए जाते थे रेयर डिसीज़ के लिए, गवर्नमेंट वन टाइम ट्रीटमेंट के लिए, अब 20 लाख तक ये बढ़ा दिए कि गवर्नमेंट 20 लाख रुपए तक देगी जिसको भी रेयर डिसीज़ होगी। इसमें पॉलिसी में है क्या, ये समझना मेन हमारे लिए है जी। ये हाईलाइट पॉलिसी की पढ़ते हैं जी। पॉलिसी में ये है, जो भी रेयर डिसीज़ का पेशेंट होगा, कोई भी रोगी होगा जी जिसको रेयर डिसीज़ हो रखी है, वो उसे वन टाइम ट्रीटमेंट दिया जाएगा अंडर द आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इस योजना के अंतर्गत उसे लाभ दिया जाएगा वन टाइम ट्रीटमेंट का, जो अभी राशि बढ़ाई गई है ना 15 लाख से 20 लाख, इस योजना के अंतर्गत ही दी जाएगी। और इसमें पहले ना जो ये है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसमें सिर्फ वही लोग इंक्लूड थे जो बीपीएल फैमिली के थे, मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन, जो गरीब लोग थे, लेकिन इन्हें अब इंक्रीज कर दिया बेनिफिशियरीज को। इसमें लगभग 40% तक, इंडिया की पॉपुलेशन के 14% तक बेनिफिशियरी होंगे, ऐसे पर्सन होंगे जो इंक्लूड होंगे, वो एलिजिबल होंगे जी, जो इस प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में 23 नॉर्म्स को कंप्लाई करते हैं। 23 रूल्स बनाए गए जी इसमें, उनको जो कंप्लाई करते हैं, उनको मतलब उन रूल में जो फिट बैठते हैं, उन सबको ये जो पॉलिसी है इसके थ्रू उन्हें वन टाइम ट्रीटमेंट के लिए 20 लाख रुपए दिए जाएंगे और सहायता प्रदान की जाएगी जी। जो इनका ट्रीटमेंट होगा वो गवर्नमेंट टर्शरी हॉस्पिटल्स में ही होगा, केवल ओनली गवर्नमेंट टर्शरी हॉस्पिटल में। तो याद रखना, प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं होगा, सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। और ये टर्शरी हॉस्पिटल का क्या मतलब है जी, देखो प्राइमरी कौन से होते हैं, प्राइमरी हॉस्पिटल होते हैं, जैसे मान लो आपके गांव विलेज एरियाज़ में डिस्पेंसरी वगैरह होते हैं, जहाँ पे सिर्फ क्या है, डॉक्टर वगैरह एक रहता है जो सिर्फ आपको टैबलेट वगैरह दे दी, फीवर वगैरह हो गया तो। फिर आते हैं जी सेकेंडरी होते हैं, जैसे मान लो ब्लॉक लेवल पे हो गए, उनमें और भी ज़्यादा फैसिलिटी हैं, मतलब डॉक्टर अवेलेबल है, सर्जन भी अवेलेबल है मान लो, तो उन्हें बोलते हैं सेकेंडरी। और टर्सरी हो गए जी, टर्सरी ऐसे डिनोट करते हैं, टर्सरी हो गए जी आपके वो जो जिनमें मान लो सर्जन भी है, सारी फैसिलिटी भी है, मशीन्स भी हैं डायग्नोस्टिक के लिए, और जितनी भी मान लो कोई बीमारी हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा खतरनाक डेंजर बीमारी डिसीज, सब तरह के इक्विपमेंट उपलब्ध हैं, उसको बोलते हैं टर्सरी हॉस्पिटल। अब इस हॉस्पिटल, जैसे ये पॉलिसी है जी, ये रेयर डिसीज़ को 3 कैटेगरी में डिवाइड करती है। कौन कौन सी कैटेगरी हैं, एक तो जी वो कैटेगरी डिसऑर्डर्स अमेनेबल टू वन टाइम क्यूरेबल ट्रीटमेंट, अगर मान लो किसी को रेयर डिसीज़ है और वन टाइम ट्रीटमेंट दी जाएगी और वो ठीक हो जाएगा, वो है जी वन टाइम क्यूरेटिव ट्रीटमेंट। नेक्स्ट कैटेगरी है जी जिसे लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, मतलब लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट, जिसका बीमारी है जी डिसीज़, उसे पूरे लाइफ जब तक जीवन भर रहेगा उसे ट्रीटमेंट चाहिए ही चाहिए, वो ठीक होने वाली नहीं है एक बार में, ऐसी बीमारी। दूसरी है जी
डिसीज़ जिनको ठीक हो सकती है लेकिन डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है उनका, तो ये थर्ड कैटेगरी में आती है। अब रेयर डिसीज़ होती क्या है जी, रेयर डिसीज़ को ऑर्फन डिसीज़ भी बोलते हैं। ऐसी डिसीज़ बोलते हैं बहुत ही स्मॉल परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन को अफेक्ट करती है, मतलब बहुत कम लोगों में होती है ये डिसीज़, ज़्यादा लोगों में नहीं होती, उसी को बोलते हैं रेयर डिसीज़। रेयर डिसीज़ जो मोस्टली होती हैं वो जेनेटिक होती हैं, याद रखना, ऑल ऑफ द डिसीज़ जेनेटिक नहीं होती, मोस्ट ऑफ द डिसीज़ हैं जो रेयर डिसीज़ वो जेनेटिक होती हैं। जेनेटिक का मतलब है जी आनुवांशिक, मतलब जो बीमारी पेरेंट्स से बच्चों में आती हैं, अपने माता पिता से जो बच्चों में आ जाती हैं उन्हें बोलते हैं जेनेटिक डिसीज़। तो मोस्ट ऑफ द रेयर डिसीज़ जेनेटिक होती हैं और ये पर्सन की इंटायर लाइफ तक प्रेजेंट रहती हैं जी, जब तक आदमी जिएगा जब तक ये प्रेजेंट रहती हैं। ऐसी डिसीज़ भी होती हैं रेयर डिसीज़। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई सिम्टम भी ना दिखाई दें। सिम्टम का मतलब है जी लक्षण, जैसे मान लो आपको निमोनिया हो गया जी, आपको बुखार होगा, फीवर, खांसी जुकाम होगा, तो ऐसे कुछ सिम्टम दिखाई देते हैं ना, लक्षण। तो रेयर डिसीज़ कुछ ऐसी भी होती हैं आपको सिम्टम भी ना दिखाई दें लेकिन आपको रेयर डिसीज़ हो सकती है, फिर भी लक्षण ना दिखाई दें। कॉमनली रिपोर्टेड रेयर डिसीज़ है जी, ये डिसीज़ हैं कुछ, जैसे प्राइमरी इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर हो गया, लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर हो गया, इसमें आती है जी गोचर डिसीज़ या म्यूकोपॉलीसैकेराइडोसिस या पोम्पे डिसीज़, फेवरी डिसीज़, ये बहुत सारी डिसीज़ हैं जी, आप पॉज करके पढ़ सकते हो। ये मेपल सिरप यूरिन डिसीज़। चलते हैं जी नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा हरियाणा कोटा लॉ। ये देखो अभी हरियाणा ने प्राइवेट जॉब रिजर्वेशन के लिए 75% तक एम्प्लॉयमेंट में लॉ पास किया था। ये 1 मई से इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाएगा जी प्राइवेट सेक्टर में। मतलब प्राइवेट सेक्टर में जितनी भी प्राइवेट कंपनी वगैरह हैं उनमें 75% जो पर्सन होंगे जिनकी सैलरी 50,000 से कम है, वो 75% पीपल हरियाणा के ही एम्प्लॉय, मतलब हरियाणा को ही उसमें एम्प्लॉयमेंट दोगे, हायर करोगे आप। ये प्राइवेट कंपनीज़ के लिए रूल बनाया है हरियाणा गवर्नमेंट ने, जो 1 मई से लागू होने वाला है। इसे कई बार पहले भी कवर कर चुके हैं जी, इसकी हाईलाइट यही है। देखो जिनकी 50% मतलब 50,000 से मंथली सैलरी कम है उनको 75% तक कंपनी में हरियाणा के ही हरियाणा के एम्प्लॉय को एम्प्लॉयमेंट देना होगा। मतलब हरियाणा के लोगों को प्राइवेट कंपनी, जितनी भी प्राइवेट कंपनी मान लो हरियाणा में लोकेटेड है, उन प्राइवेट कंपनीज को हरियाणा में से जो पीपल हैं उनको 75% तक, जैसे मान लो जी किसी कंपनी में 100 पीपल जॉब करते हैं तो इनमें से 75 पीपल हरियाणा के ही होंगे, हरियाणा के ही, जिनकी सैलरी 50,000 या उससे कम है। 50,000 से ऊपर है तो वो कोई भी एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं, किसी को भी मतलब एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं प्राइवेट कंपनीज। और किस किस पे लागू होगा ये? ऐसी सारी कंपनीज पे होगा जी, सोसाइटीज़ पे, ट्रस्ट पे, लिमिटेड लाइबिलिटीज पार्टनरशिप पे, या कोई और पार्टनरशिप फर्म है सब पे, या कोई भी पर्सन हो जो 10 से ज़्यादा पर्सन को एम्प्लॉय करता है। मान लो ये किसी की शॉप है, दुकान है और वो 10 या 10 से ज़्यादा पीपल एम्प्लॉय करता है तो उस पर भी लागू होगा। वो 75% लोग उसमें हरियाणा के ही उसमें जॉब करेंगे। ये है जी नियम। अब इसका लीगल इशू क्या है जी, इसका मतलब इसके कुछ कंसर्न क्या है, प्रॉब्लम क्या है। देखो एक तो क्वेश्चन ऑफ डोमिसाइल रिजर्वेशन इन जॉब्स। देखो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ लिखा हुआ है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए आप दे सकते हो, ठीक है, रेजिडेंसी क्राइटेरिया हो सकता है, लेकिन प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं है। दूसरा ये भी है कि पब्लिक के लिए चलो ठीक आर्टिकल 16 में है, लेकिन ये जी डोमिसाइल कोटा है जो एजुकेशन तक तो ठीक है, एजुकेशन में दे सकते हो, लेकिन कोर्ट बहुत बार रिलक्टेंट रहता है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए भी आप रेजिडेंस का क्राइटेरिया रखो। क्यों? क्योंकि ये फंडामेंटल जो राइट है हमारा, राइट टू इक्वलिटी, उसका वायलेशन करता है, उल्लंघन करता है, क्योंकि सबको समान अधिकार है, वो एम्प्लॉयमेंट कहीं भी पूरी कंट्री में कर सकता है। नेक्स्ट है जी, ये जो प्राइवेट सेक्टर है जी उनको फोर्स करता है कि एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन देने के लिए, और आर्टिकल 16 है वो सिर्फ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए ही रिजर्वेशन देता है अगर रेजिडेंस कोई क्राइटेरिया होता है, और ये रेजिडेंस के बेस पे प्राइवेट में भी दे रहा है, तो इसका उल्लंघन है आर्टिकल 16 क्लाउज 4 का। दूसरा ये जी 19 है, आर्टिकल 19 क्लाउज 1 जी का भी ये वायलेशन करता है। कैसे? इसमें लिखा हुआ है जी राइट टू प्रैक्टिस प्रोफेशन। कोई भी आदमी कोई भी प्रोफेशन कर सकता है कंट्री में और अपने हिसाब से कर सकता है, कोई भी प्राइवेट बिजनेस वगैरह कुछ भी प्रैक्टिस कर सकता है, तो इसका भी वायलेशन है जी एक तरह से ही। अब गवर्नमेंट का क्या कहना है जी इसमें? गवर्नमेंट क्या बोलती है कि इस लॉ को लाने के पीछे क्या तथ्य दिए गवर्नमेंट ने? गवर्नमेंट ने कहा है जी देखो पब्लिक सेक्टर जॉब है जो बहुत ही कम है, पब्लिक सेक्टर में मतलब गवर्नमेंट जॉब है बहुत ही कम है, तो इसलिए क्या है, लीगल प्रोटेक्शन इंक्रीज की गई है लोगों के लिए प्राइवेट सेक्टर में। इससे क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट ही है ये, एक तरह से
इक्वलिटी को एस्टेब्लिश करेगा सारे सिटीजन्स के लिए, कि अगर मान लो सभी लोगों के पास जॉब होगी तो इक्वलिटी ही इंश्योर करेगा। ये गवर्नमेंट का कहना ये है। दूसरा गवर्नमेंट का ये तथ्य है जी, ये रीज़न है गवर्नमेंट का कि प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ क्या है, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करती हैं। जैसे लैंड है, प्राइवेट कंपनी क्या है, लैंड लीज पे ले लेती हैं। लीज पे लेने का मतलब है जी ठेके पे पट्टे पे लेना, ले ली लीज पे, गवर्नमेंट लैंड लीज पे ले ली, उस पर अपनी कंपनी एस्टेब्लिश करेंगी। दूसरा, जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं वो पब्लिक जो बैंक है, गवर्नमेंट बैंक है, उनसे भी तो क्रेडिट रिसीव करती हैं, लोन, उन्हें टैक्स बेनिफिट मिलता है, टैक्स एग्जम्पशन मिलता है, उन्हें टैक्स की छूट मिलती है। नेक्स्ट, इस पर सब्सिडीज़ वगैरह भी दी जाती हैं उन्हें फ्यूल वगैरह में। तो ये सारे बेनिफिट्स मिलते हैं प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ को। तो गवर्नमेंट उन पर क्या है, कुछ रूल्स नियम लगा सकती है, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है, हरियाणा गवर्नमेंट का। अब नेक्स्ट है जी, अगर मान लो डू अदर कंट्री टेक सच अफर्मेटिव एक्शन इन एम्प्लॉयमेंट, क्या और कंट्री भी ऐसे एक्शन लेती हैं क्या एम्प्लॉयमेंट के लिए? क्या इंडिया के अलावा, जैसे हरियाणा गवर्नमेंट ने ये पास किया है जी बिल, क्या और भी कंट्रीज़ में हैं? देखिए जी, इसका जवाब है, देखते हैं क्या है, कि यूएसए में देखो ऐसा कोई लॉ तो नहीं है, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट तो नहीं है कि एम्प्लॉयर क्या है हायर करेगा ऐसे 75% या कितने परसेंट। एम्प्लॉयर का मतलब है जी जो जॉब दे रहा है आपको, मालिक है, ऐसे उनके लिए कोई लॉ नहीं है। लेकिन कोर्ट डायरेक्ट कर सकता है, कोर्ट कह सकता है कि मान लो किसी को मॉनेटरी डैमेज देना है या इंजेक्टिव रिलीफ देना है, मान लो जी किसी को डैमेज हो गया कंपनी में, तो उसको रिलीफ प्रोवाइड करना है, कंपनसेशन देनी है, मुआवजा देना है, या फिर किसी को जॉब भी देनी है, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो कोर्ट डायरेक्ट कर सकता है किसी कंपनी को। लेकिन ऐसा कोई लॉ नहीं है यूएसए में। लेकिन हाँ, कनाडा में लॉ है जी एक, एम्प्लॉयमेंट इक्विटी एक्ट। ये जो माइनॉरिटी ग्रुप हैं कनाडा के, जो एब ओरिजिनल लोग हैं, एब ओरिजिनल का मतलब है आदिवासी या वहाँ के मूल निवासी लोग हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा कनाडा में रूल है। वो उनको डिस्क्रिमिनेशन से बचाने के लिए, मतलब उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, भेदभाव ना हो, उसके लिए प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ में, प्राइवेट सेक्टर में भी वो उनके लिए रिजर्वेशन है। तो कनाडा में है, तो इसका जवाब है और भी कंट्रीज़ में ऐसे रूल्स वगैरह हैं। अब इससे कंसर्न क्या जी, चैलेंज क्या, मतलब क्या परेशानियाँ अगर हरियाणा गवर्नमेंट ऐसा लागू कर भी देती है? देखो इसके लिए हरियाणा के लिए ही नुकसान है। क्या नुकसान है कि ये क्या है, पहली बात तो ये जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है हरियाणा का, जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आती है उसके लिए एक चैलेंज है। कोई हरियाणा में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहेगा, कोई भी प्राइवेट कंपनी नहीं आना चाहेगी और कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करूँ। और जब हरियाणा में इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी तो जी जॉब कहाँ से मिलेगी? और बाकी लोगों को हरियाणा से जा सकती हैं ये कंपनी कि हमें इतने रूल नियम कानून है, किसी और स्टेट में जाके लगा लेंगे, या देश ही छोड़ के चली जाएंगी। मान लो कोई एमएनसी है, बाहर की कंपनी है, किसी और देश में जाके कर लेंगी जहाँ पे रूल्स वगैरह अच्छे हैं। नेक्स्ट चैलेंज क्या है? नेक्स्ट चैलेंज ये है जी, जो प्राइवेट कंपनी है जी उन्हें एक मौका मिल जाएगा टू रीट्रेंच द एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स। रीट्रेंच का मतलब है जी कटनी छटनी। मान लो किसी वर्कर्स को निकालना चाहते हैं वो, तो उन्हें मौका मिल जाएगा कि आप निकलो यहाँ से, हमें 75% लोग हरियाणा का ही एम्प्लॉयमेंट देना है, हरियाणा के लोगों को ही रोज़गार देना है। तो उन्हें एक मौका मिल जाएगा कि जो एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स है उन्हें निकाल देंगे बिना किसी रीज़न के। रीज़न बस ये बन जाएगा कि 75% हमें हरियाणा के लोगों को देना है एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट ये जी, जो इन्वेस्टर और बिजनेसमैन है वो हरियाणा के स्टेट से बाहर निकलना शुरू कर देंगे, क्योंकि उन्हें बेस्ट ह्यूमन रिसोर्स चाहिए। मतलब अगर मान लो यहाँ पे ऐसे पर्सन नहीं मिले जो क्या है, जिन्हें एक स्किल चाहिए जी उस जॉब को करने के लिए कंपनी में, और हरियाणा में नहीं मिले, तो वो बाहर किसी और स्टेट में चली जाएगी जी। कंपनी क्यों रहेगी जब उसे यहाँ पे लोग मिलेंगे नहीं, स्किल्स ही नहीं होगी उनके पास। नेक्स्ट क्या है जी, ये कॉन्स्टिट्यूशन के स्पिरिट के भी अगेंस्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन की जो आत्मा है जी, स्पिरिट है, उसके अगेंस्ट है। कैसे? क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रीडम देता है सिटीजन को कि वो पूरे कंट्री में, पूरे इंडिया में कहीं पे भी, एनीवेयर इन द कंट्री वो वर्क कर सकता है। तो इस रूल्स के भी अगेंस्ट है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। तो ये सारा इसके चैलेंजेज है जी। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कोड। इसे शॉर्टकट में HSN कोड भी बोलते हैं। ये क्या है जी, ये मैंडेटरी बना दिया था जब जीएसटी टैक्स पेयर के लिए जीएसटी लागू किया था, उसके लिए ये मैंडेटरी बना चुके हैं इसे गवर्नमेंट। जिसका भी मान लो 5 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर है किसी भी कंपनी का, तो उसे ये HSN कोड है मानना ही पड़ेगा। ये एक 6 डिजिट का कोड होता है, एक कोड, जैसे आपका आधार कार्ड है ना 10 डिजिट का, लगभग 10 या 12 जितने का भी है, तो वो क्या है जी, इसमें जो 6 डिजिट होंगी, जैसे 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 डिजिट होती हैं जो ये आइडेंटिफाई करती हैं कि ट्रेड वगैरह
मतलब ये कहाँ से कौन सी कंट्री से प्रोडक्ट है, कौन सा प्रोडक्ट है, कि प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देती है ये कोड है जो 6 डिजिट का, ये पहली 2 डिजिट है इसकी आइडेंटिफाई करती हैं HS मतलब हार्मोनाइज सिस्टम चैप्टर, कि ये सारा जो प्रोडक्ट है उसके बारे में ये डिटेल देती है। मान लो जी कोई भी प्रोडक्ट है, मान लो पेन है जी, पेन का कोड है जी 6 डिजिट का, इस पर कोड लिखा हुआ है इसके पैकेट पे, और पैकेट पे जो 6 डिजिट होंगी उसमें जो फर्स्ट 2 डिजिट है वो HS चैप्टर को डिफाइन करेंगी, और बाकी के 2 डिजिट है वो करेंगे जी HS हेडिंग को, और जो लास्ट के 2 डिजिट है वो करेंगे जी सब हेडिंग को। तो ये एक तरह से जो प्रोडक्ट की क्वालिटी वगैरह, प्रोडक्ट कहाँ से ओरिजिन है, ये सारा प्रोडक्ट के बारे में डिटेल बताएंगे जी कोड, मतलब किसका कोड है, कौन सा प्रोडक्ट है, सारी डिटेल मिल जाएगी इस कोड से। ये कोड कौन बनाता है जी, किसने डेवलप किया है, HSN कोड, ये वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन है जी एक, उसने ये डेवलप किया, इसके बारे में भी देखेंगे हम। ये यूनिवर्सल इकोनॉमिक लैंग्वेज है जी गुड्स के लिए, मतलब यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है ये, एक तरह से इंटरनेशनल प्रोडक्ट के लिए नॉमेनक्लेचर है। ये कंप्राइज करता है जी लगभग 500 कॉमोडिटी ग्रुप को। इसकी नीड क्या है जी, ज़रूरत क्या है, ज़रूरत यही है जी, ओवर लगभग 200 कंट्रीज यूज करती हैं जी इस कोड को। इससे क्या आसानी से गुड्स की मॉनिटरिंग हो सकती है जी, इंटरनेशनल ट्रेड के लिए ये फ़ायदेमंद है, और ये इंटरनेशनल ट्रेड में जो कॉस्ट आती है उसको रिड्यूस कर सकता है इसकी वजह से, कोड की वजह से। अब ये वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन है जी, एक इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में, बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल्स, ये बेल्जियम यूरोप में एक कंट्री है, तो उसकी कैपिटल में ये इसका हेडक्वार्टर है, और ये 26 जनवरी 1952 को बनाया गया था वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन को। क्या इंडिया इसका मेंबर है, उसका जवाब है यस, इंडिया इसका मेंबर है। चलते हैं नेक्स्ट में, नेक्स्ट है जी अपना नासाज इनसाइट लैंडर। ये देखो जी नासा क्या है, जैसे हमारी इंडिया का इसरो है ना, स्पेस एजेंसी जो सैटेलाइट वगैरह भेजती है स्पेस में, आसमान में, ऐसी नासा है जी अमेरिका की स्पेस एजेंसी जो सैटेलाइट वगैरह भेजती है स्पेस में। इसने एक लैंडर भेजा था जी जिसका नाम था इनसाइट लैंडर। कहाँ पे, मून पे, चंद्रमा पे। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहा है जी, ये है इनसाइट लैंडर। ये चंद्रमा पे भेजा था, किस लिए, वहाँ पे जी ये खुदाई करेगा, डिग करेगा, मतलब जो मार्स का सरफेस है, सॉरी मार्स पे भेजा था जी, चंद्रमा पे नहीं है, मार्स मतलब मंगल ग्रह पे भेजा था, मार्स पे। तो मार्स पे क्या है, ये खुदाई करेगा और यहाँ से इसकी मिट्टी निकालेगा, जो भी यहाँ पे सॉइल वगैरह है, तो उसकी स्टडी करेगी जी साइंटिस्ट। तो इसने अभी रिकॉर्ड किया है, अभी न्यूज में इसलिए, इसने वहाँ पे क्वेक 500 क्वेक इसने रिकॉर्ड किए हैं मार्स पे। क्वेक का मतलब क्या है जी, देखो जी अर्थ पे जो होते हैं ना क्वेक, उसे बोलते हैं अर्थ क्वेक, भूकंप, और जो मार्स पे होते हैं जी, मार्स पे, उसे बोलते हैं मार्स क्वेक। वहाँ पे भी मार्स पे जो क्वेक आया है, मतलब कंपन हुआ है, जो वाइब्रेशन हुई है, उसको बोलेंगे मार्स क्वेक। ये जी मार्स क्वेक। तो 500 क्वेक 2018 से लेके अब तक, जब से इसने इनसाइट लैंडर भेजा था 2018 में मार्स ग्रह पे, मार्स ग्रह को रेड प्लैनेट भी बोलते हैं, लाल ग्रह, तो तब से 500 क्वेक इसने रिकॉर्ड किए हैं इस इनसाइट लैंडर ने जो भेजा था नासा ने। ये लगभग 3.3 और 3.1 के बीच में मैग्नीट्यूड के थे जो डिटेक्ट किए गए हैं। मार्स पे एक जगह का नाम दिया गया है, उसका नाम है सेरबेरस फोसे। इस रीजन पे ये डिटेक्ट किए गए हैं, मार्स के पे एक जगह है जी, उसका नाम है सेरबेरस फोसे। ये फाइंडिंग है जी जो सिस्मिकली एक्टिव प्लानिट है ये बताती है, मतलब सिस्मिकली एक्टिव का मतलब वहाँ पे भी जैसे अर्थ पे भूकंप आते हैं वहाँ पे भी आते हैं मार्स पे, तो ये बताती है। इनसाइट मिशन क्या था जी, ये नासा के डिस्कवरी प्रोग्राम है, उसी का पार्ट है इनसाइट। ये फर्स्ट मिशन होगा जो क्या करेगा, मार्स के जो सरफेस है उसको डिग करेगा जी बीनीथ द सरफेस, और स्टडी करेगा जी प्लानिट के इंटीरियर पार्ट की, वहाँ पे हीट की स्टडी करेगा जी, और मार्स क्वेक है उसको लिसन करेगा, मतलब एक तरह से डिटेक्ट करेगा जो मार्स क्वेक हो रहे हैं वहाँ पे मार्स पे, जैसे अर्थ पे अर्थ क्वेक होते हैं सिमिलर उसी की तरह। ये सिस्मिक जो वेव्स होंगी जी जो मार्स पे रिलीज होंगी, जैसे मान लो जी अर्थ पे अर्थ क्वेक आता है, भूकंप आता है, तो सिस्मिक वेव निकलती है ना, प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा एनसीईआरटी में। तो इन वेव को जो मार्स क्वेक पे निकलेंगी इनको ये डिटेक्ट करेगा, और ये प्लानट के जो डीप इंटीरियर पार्ट है ना, मतलब मार्स के अंदर है क्या, तो ये सारी स्टडी की जा सकेगी। और इसके सिग्निफिकेंस क्या होंगे जी, मतलब इसकी इंपॉर्टेंस क्या होगी, क्या क्या फ़ायदे होंगे। और देखो इसकी वजह से क्या है, ये रॉकी प्लानेट्स हैं, इनकी अंडरस्टैंडिंग की जा सकेगी, इंक्लूडिंग अर्थ के बारे में पता लगाया जा सकेगा जी इसकी वजह से। इसकी वजह से मान लो जो भी टेरेस्ट्रियल प्लानेट की फॉर्मेशन होती है, टेरेस्ट्रियल प्लानेट का मतलब है जी रॉकी प्लानेट, रॉक चट्टानों से जो प्लानेट बने हुए हैं, इनकी
मतलब वाइटल साइंस मिल सकेंगे, जैसे पल्स को रिकॉर्ड कर सकेंगे, टेम्परेचर वगैरह, तो इनकी रिकॉर्डिंग की जा सकेगी, जिसकी वजह से ये पता लगाया जा सकेगा कि जो टेरेस्ट्रियल प्लानट है कैसे बने थे, कैसे फॉर्म हुए थे, अर्थ की फॉर्मेशन कैसे हुई थी, ये सब इसे पता लगा जा सकेगा इसकी वजह से। तो आज के टॉपिक इतने ही थे। अब हम क्वेश्चन करेंगे जी। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कोल गैसिफिकेशन एंड इट्स एडवांटेज। जो कोल गैसिफिकेशन है जी उसके रिगार्डिंग को स्टेटमेंट दी हुई है, आपको इसके बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है जी कौन सी है। फर्स्ट कह रही है, कोल गैसिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग कोल इनटू सिनगैस विच इज ए मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जो कोल गैसिफिकेशन है वो एक प्रोसेस है जिसमें हम कोयले को सिन गैस में कन्वर्ट करते हैं, बदल देते हैं, कोयला से सिन गैस बना देते हैं। इसकी वजह से जो सिन गैस है एक मिक्सचर किसका है, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड CO और कार्बन डाइऑक्साइड CO2, तो इनका मिक्सचर है सिन गैस। सिन गैस में ये मिलते हैं, हाइड्रोजन, CO CO2। नेक्स्ट बोल रहा है जी, लो ग्रेड कोल कैन नॉट बी यूज्ड इन कोल गैसिफिकेशन प्रोसेस। जो कोयला होता है ना लो ग्रेड का, उसे कोल गैसिफिकेशन प्रोसेस में यूज नहीं किया जा सकता, तो ये सही है क्या। नेक्स्ट है, इट रिड्यूसेस डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्टेड लिक्विफाइड नेचुरल गैस। ये जी अगर मान लो हम कोयले को सिन गैस में कन्वर्ट करेंगे तो ये हम जो LNG जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस इंपोर्ट करते हैं ना बाहर देश से, तो वो हमारी डिपेंडेंस कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि हम सिन गैस को ही फ्यूल की तरह यूज कर सकेंगे। तो ये कौन कौन सा करेक्ट है जी आपको बताना है, 1 1 2 1 3 2 3 या ऑल ऑफ दी अबव, बताओ जी कौन सा। देखो जी सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि लो ग्रेड कोयल को भी यूज किया जा सकता है कोल गैसिफिकेशन प्रोसेस में, और उसमें कोल को सिन गैस में कन्वर्ट किया जा सकता है। बाकी के दो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है जी, जहाँ जहाँ पे दो है डिलीट कर दो, बी करेक्ट आंसर आ जाएगा जी 1 और 3। नेक्स्ट है जी, क्रिप्टो करेंसी के रिगार्डिंग हमने कई बार न्यूज़ में ये कवर किया है अपने करंट अफेयर में। करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है क्रिप्टो करेंसी के रिगार्डिंग। इसे हिडन करेंसी भी बोलते हैं जी, छुपी हुई करेंसी, एक तरह से डिजिटल करेंसी भी बोलते हैं। क्रिप्टो करेंसी आर डिजिटल और वर्चुअल करेंसी इन विच इनक्रिप्शन टेक्निक्स आर यूज्ड टू रेगुलेट द जनरेशन ऑफ देयर यूनिट्स। ये क्रिप्टो करेंसी को डिजिटल या वर्चुअल करेंसी भी बोलते हैं, जो इनक्रिप्शन टेक्निक यूज करती है, मतलब इसे कोई पता नहीं लगा सकता, मतलब इसे कोई चोरी नहीं कर सकता एक तरह से, ये मान लो आप। नेक्स्ट है जी, इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज दे ऑपरेट विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ सेंट्रल बैंक। ये नहीं जी सेंट्रल बैंक रेगुलेट करता है क्या क्रिप्टो करेंसी को, आपको बताना 1 1 2 या दोनों करेक्ट दोनों गलत। देखो जी दूसरा बिल्कुल गलत है, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि RBI वगैरह कोई रेगुलेट नहीं करती है, इंडिपेंडेंट होती हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है जी, ए आंसर करेक्ट हो जाएगा हमारा। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी हमारा इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। ये न्यूज़ में दिखता है जी, हमने कई बार अपने करंट अफेयर सेशन में ये कवर किया है। आपको बताना है ये किसके अंडर काम करता है ये सेंटर, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नीति आयोग, होम मिनिस्ट्री के अंदर, या इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के अंदर। इसका सही आंसर है जी सी, होम मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। चलते हैं जी नेक्स्ट पे, रिजर्व ट्रांसे। ये न्यूज़ में दिखता है जी कई बार। ये बताना जी किससे रिलेटेड है, रिवर्स ट्रांसे, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। जी हाँ बिल्कुल करेक्ट, डी से। ये IMF से रिलेटेड है जी, ये कोई IMF की करेंसी नहीं है, मुद्रा नहीं है, ये बात याद रखनी है। ये जो कंट्री मान लो जी IMF की मेंबरशिप लेती है ना, तो कुछ उनकी जो कुछ मतलब मुद्रा पे करेंसी पे इसके डिफाइन कर देते हैं रिवर्स ट्रांसे, जिसमें क्या है जैसे RBI है वो भी जब फॉरेन कैपिटल रखती है तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में रिवर्स ट्रांसे भी रख सकती है RBI। तो ये IMF से रिलेटेड है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है जी, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डिवोल्यूशन ऑफ करेंसी। जब करेंसी का अवमूल्यन होता है, मुद्रा का अवमूल्यन डिवोल्यूशन होता है, तो क्या क्या हो सकता है ये बताना जी आपको। करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है कौन सी। पहला कह रहा है डिवोल्यूशन इंक्रीज द प्राइस ऑफ इम्पोर्ट इंक्रीज इन द होम कंट्री। अगर मान लो जी हमारी करेंसी का डिवोल्यूशन हो गया, कम हो गई डॉलर के मुकाबले, तो जो हमारा इम्पोर्ट है जी वो इंक्रीज हो जाएगा। जैसे मान लो पहले $1 बराबर 60 रुपये था, और अगर डिवोल्यूशन हो गया जी 70 रुपये हो गया, डिवोल्यूशन हुआ है ये मतलब कम हुई है करेंसीज, ये 70 हो गई, तो ये मत समझना ज़्यादा हो गई, क्योंकि $1 हम पहले 60 रुपीज़ में ख़रीद लेते थे, लेकिन अब 70 रुपीज़ देने पड़ रहे हैं हमें, तो हमारी करेंसी का तो डिवैल्यू होगी ना, कम होगी ना हमारी वैल्यू की। पहले जो हम 60 में ख़रीद रहे थे अब 70 में आ रही है वही चीज़, हमारी वैल्यू की कम होगी ना। ऐसे मान लो जी पहले 10 रुपये थी एक पेन की वैल्यू,
और हमारे पास 10 रुपीज़ थे, लेकिन अब पेन की जो कीमत है वो बढ़ गई कितना, 15 रुपये बढ़ गई जी, 15 रुपये। तो अब हम इस 10 रुपये में नहीं खरीद सकते, क्योंकि 10 रुपये की वैल्यू घट गई ना, क्योंकि अब हम 10 रुपये में नहीं खरीद सकते, अब हमें 15 रुपये देने पड़ेंगे इस पेन को खरीदने के लिए। तो जैसे मान लो जी डिवैल्यू हो जाता है, हमारा करेंसी डिवैल्यू हो गई जी, डिवैल्यूशन हो गया उसका, तो इम्पोर्ट इंक्रीज हो जाता है कि उसकी वैल्यू, उसका प्राइस है जो इंक्रीज हो जाता है क्या। डिवॉल्यूशन कैन बी एम्प्लॉयड टू एलिमिनेट बैलेंस ऑफ पेमेंट्स डेफिसिट। डिवॉल्यूशन क्या है जी, यूज हो सकता है जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट होता है, घाटा होता है, उसको फुलफिल करने के लिए क्या डिवॉल्यूशन फ़ायदेमंद हो सकता है क्या। डिवॉल्यूशन विल नॉट बी इफेक्टिव इफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट डिस इक्विलिब्रियम इज रिजल्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चरल फ्लोज इन कंट्रीज इकोनॉमी। डिवॉल्यूशन होता है जी करेंसी का, तो वो बैलेंस ऑफ पेमेंट के इक्विलिब्रियम को सेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए कुछ भी फ़ायदेमंद नहीं हो सकता, इफेक्टिव नहीं हो सकता, बेनिफिट उसका नहीं हो सकता, अगर कंट्री में स्ट्रक्चरल, कोई बेसिक स्ट्रक्चरल ही नॉर्म्स हैं जो उनमें ही कोई कमी है, फ्लोज का मतलब है कमी है, तो ये डिवॉल्यूशन कोई फ़ायदा नहीं कर सकता। आपको बताना जी ऑप्शन है 1 2 1 3 2 3 या ऑल ऑफ दी अबव। ऑल ऑफ दी अबव करेक्ट है जी। जब मान लो करेंसी का डिवॉल्यूशन हो गया, तो मान लो 60 से 70 हो गया जी $1, तो क्या होगा, हम जो इंपोर्ट करेंगे, आयात करेंगे, पहले मान लो हमें एक पेन को 60 रुपये देने पड़ रहे थे खरीदने के लिए, अब 70 रुपये देने पड़ेंगे, समझ गए। तो हमारा जो इंपोर्ट का प्राइस है इंक्रीज हो गया ना, अब 70 रुपये देने पड़ रहे हैं। और बाकी की दो सही हैं जी, हमने देख लिया इसका एक्सप्लेनेशन। चलते हैं नेक्स्ट पे। हार्ड करेंसी क्या होती है जी। हार्ड करेंसी के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, आपको बताना है करेक्ट कौन सी है। इट इज ए करेंसी यूज ड्यूरिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। जब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आता है उसके रिगार्डिंग जो करेंसी यूज होती है उसे बोलते हैं हार्ड करेंसी। करेंसी हैविंग वाइड सर्कुलेशन इन इंटरनेशनल मार्केट। इंटरनेशनल मार्केट में जिसकी बहुत ज़्यादा सर्कुलेट होती है, हर तरफ करेंसी दिखाई देती है, क्या वो होती है क्या। इट इज़ ए करेंसी वाइडली एक्सेप्टेड अराउंड द वर्ल्ड एज ए फॉर्म ऑफ पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। ऐसी करेंसी होती है जो हार्ड करेंसी जो इंटरनेशनली एक्सेप्ट करते हैं सभी कंट्रियों से, और गुड्स और सर्विस खरीदने बेचने के लिए यूज हो सकती है पेमेंट के लिए। तो बताओ जी कौन सा सही है। डी तो नन ऑफ दी अबव है, इसको क्या बताना। जी हाँ बिल्कुल सी करेक्ट आंसर सही है। वही करेंसी होती है जो पूरे वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड होती है, स्वीकार करते हैं सारी कंट्री, और गुड्स और सर्विसेज के सेल परचेज के लिए, पेमेंट के लिए यूज होती है। नेक्स्ट है जी वाई इनडायरेक्ट टैक्स इज कंसिडर्ड एज ए रिग्रेसिव टैक्स। आपको ये बताना है जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसको रिग्रेसिव टैक्स क्यों समझा जाता है। दे आर नॉट चार्ज द सेम फॉर ऑल इनकम ग्रुप, क्योंकि ये सारे इनकम ग्रुप से सेम चार्ज नहीं किया जाता, इसलिए बोलते हैं क्या। दे आर चार्ज एट हायर रेट्स देन डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स से ज़्यादा इसका टैक्स लगता है क्या इनडायरेक्ट टैक्स में, इसलिए बोलते हैं क्या रिग्रेसिव। दे आर चार्ज एट लोअर रेट्स देन द डायरेक्ट टैक्स, या डायरेक्ट टैक्स जो होता है उससे कम रेट पे ये चार्ज किया जाता है इनडायरेक्ट टैक्स, इसलिए बोलते हैं क्या रिग्रेसिव। या डी द पुअर विल गेट टैक्स हायर प्रपोर्शन ऑफ देयर इनकम देन द रिच मेकिंग इट ए रिग्रेसिव टैक्स। या फिर जो गरीब होते हैं जी वो अमीर से ज़्यादा उन पर टैक्स लगता है इनकम के मुकाबले देखें तो बताओ जी कौन सा है। जी हाँ बिल्कुल डी करेक्ट आंसर है। इसका प्रोसेस ये है जी, मान लो आप पेन का ही एग्जांपल लेते हैं, पेन खरीदने गए, इस पे मान लो गवर्नमेंट ने 10% टैक्स लगाया, मतलब इसकी 10 रुपये वैल्यू थी तो 10% कितना होगा 1, यानी कि इसकी बढ़ के वैल्यू होगी 11 रुपये। आपको 11 रुपये में मतलब आपको ख़रीदना पड़ेगा ये पेन, तो 11 रुपये इसकी प्राइस हो गया जी, मार्केट प्राइस। तो जब आप 11 रुपये में खरीदोगे, मान लो कोई रिच पर्सन है, मान लो अंबानी है जी, मुकेश अंबानी, या टाटा बिरला हो गए जी, वो भी उनको भी 11 रुपये में ही खरीदना पड़ेगा। और मान लो जी कोई पुअर पीपल है जिसकी इनकम मंथली इनकम मान लो जी 5000 रुपीज़ है, तो वो भी उसे 11 रुपये में ही खरीदेगा। तो अब देखो इसे भी 10% टैक्स देना पड़ रहा है, और इसे भी। तो रिच पीपल है उसकी, इसकी तो इनकम मान लो जी कई हज़ार करोड़ों में है ना, अंबानी वगैरह की। तो इनकी अगर इनकम का परसेंटेज देखें तो बहुत ही कम है ना, 0.001 से भी नीचे, और इसे अपनी इनकम का कितना देना पड़ रहा है 1 रुपये, बहुत ही ज़्यादा है इसके लिए तो जो टैक्स दे रहा है, क्योंकि इसकी तो इनकम सिर्फ 5000 रुपीज़ है, और इनकी इनकम कम से कम 10,000 करोड़ से लगभग और भी ऊपर होगी जी। तो ये समझ के इसलिए रिग्रेसिव होता है, मतलब पुअर और रिच पे सेम टैक्स लग रहा है, लेकिन इनकम के प्रपोर्शन पे देखें, इनकम के मुकाबले, तो पुअर पीपल अपने इनकम के हिसाब से ज़्यादा टैक्स दे रहा है अगर इनकम से कंपैरिजन करें, तो इसी वजह से ये रिग्रेसिव टैक्स बन जाता है। तो इस लेक्चर में इतना ही था जी, कल मिलते हैं अब।